नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में आज हम अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण की विधि या डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करने की कुछ विधियां हैं। ये विधि हैं पहली समाकलन या अनुभव की विधि, इंटीग्रेशन और ट्रायल मेथड। दूसरी विधि है आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड। तीसरी विधि आंशिक परिवर्तन विधि, फ्रैक्शनल चेंज मेथड, या इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं अर्धायु की विधि या मेथड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड्स। चौथी विधि जो है आरंभिक वेग या वांट ऑफ वेगदर्शी विधि है, इनिशियल रेट और वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। और पांचवी विधि जो है वो हमारी ओस्टवर्ल्ड विलगन या ओस्टवर्ल्ड पार्थक्य विधि। इन पांचों विधि द्वारा हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले ले हम समाकलन या ट्रायल मेथड, इंटीग्रेशन और ट्रायल मेथड। जीरो ऑर्डर के लिए हमने देखा, जीरो ऑर्डर के लिए के जीरो जो है हमारा होता है के जीरो इक्वल टू एक्स अपॉन टी, या फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम देखें तो के वन इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है। इसी तरह सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम के टू लें तो अगर सांद्रताएं दोनों अभिकारकों की सांद्रताएं समान है तो के टू होगा 1/t डॉट एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स, और अगर सांद्रता भिन्न है तो के टू होगा 2.303 अपॉन टी ए माइनस बी लॉग बी ए माइनस एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स। तो इन समाकलित वेग समीकरण में हम प्रयोग से भिन्न भिन्न समय पर अभिकारकों की भिन्न भिन्न सांद्रता का मान ज्ञात कर लेते हैं, और भिन्न भिन्न समय पर अभिकारकों की भिन्न भिन्न सांद्रताओं का मान इन समाकलित वेग समीकरण में रखते हैं। मान लो जैसे हमने केवल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण में टी भिन्न भिन्न समय पर यानी टी पर प्रारंभिक सांद्रता और ए माइनस एक्स का हम मान रखते हैं, और केवल अगर मान समान आता है तो फर्स्ट ऑर्डर होगी। यदि हम के टू इक्वल टू 1/t डॉट एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स यानी द्वितीय कोटि की समाकलित वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता और समय का मान रखते हैं और के टू समान आता है तो अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। तो इस तरह से हम भिन्न भिन्न समाकलित वेग समीकरण में क्रियाकारकों के भिन्न भिन्न समय पर सांद्रता का मान रखकर के मान ज्ञात करते हैं। यदि के समान आता है तो जिस कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण में हमने मान रखने पर जो के समान आया वह उस अभिक्रिया की कोटि होगी। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर में अगर के वन का मान समान आता है तो फर्स्ट ऑर्डर होगी। अगर के टू में अगर हम रखते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए समाकलित वेग समीकरण में मान रखते हैं और के टू समान आता है तो अभिक्रिया की कोटि सेकंड होगी। तो यह एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, अर्थात इसमें हम जो प्रायोगिक मानों को रखते हैं और वेग नियतांक समान आता है, के समान आता है तो अभिक्रिया की कोटि उस समाकलित वेग समीकरण के लिए यानी उस अभिक्रिया की कोटि के लिए अगर के1 का मान समान होता है तो वह अभिक्रिया की कोटि होगी। तो यह हिट एंड ट्रायल मेथड है। दूसरी विधि हम ले आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड। शून्य कोटि के लिए हमने देखा के जीरो जो है शून्य कोटि के लिए के जीरो हमारा है एक्स अपॉन टी। यदि हम x और t के बीच ग्राफ प्लॉट करें और एक सीधी रेखा आता है तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर हम प्रथम कोटि के लिए देखें, प्रथम कोटि के लिए के वन इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स है, तो यदि हम t और लॉग ए माइनस एक्स या t और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स के बीच ग्राफ खींचे और वो एक सीधी रेखा आती है तो इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि की होगी, अभिक्रिया होगी। और यदि हम द्वितीय कोटि के लिए लें, द्वितीय कोटि के लिए के टू इक्वल टू 1/t 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए है। इसके लिए अगर हम t और a अपॉन ए माइनस एक्स या हम 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ए के बीच ग्राफ खींचे तो अगर सीधी रेखा प्राप्त होती है तो यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस तरह से हम भिन्न भिन्न अभिक्रिया के लिए t और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं और अगर वह सीधी रेखा आती है
तो अभिक्रिया उस अभिक्रिया के लिए वह अभिक्रिया की कोटि होगी। एक अन्य पद्धति से भी हम आलेखी विधि द्वारा कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई n कोटि की अभिक्रिया है, तो उसके लिए अभिक्रिया वेग समीकरण हमारा क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल टू kn a माइनस एक्स की पावर n। दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, log dx अपॉन dt इक्वल टू log kn प्लस n log a माइनस एक्स, या हम ये कह सकते हैं log dx अपॉन dt इक्वल टू n log a माइनस एक्स प्लस log kn। अब हम log dx अपॉन dt को log a माइनस एक्स के विरुद्ध आलेखित करते हैं, यानी अगर हम ग्राफ खींचते तो एक सीधी रेखा आता है और इसका जो स्लोप होगा वो अभिक्रिया की कोटि को बताएगा, यानी जो स्लोप का मान n होगा वो अभिक्रिया की कोटि को बताता है। नेक्स्ट विधि जो है वो आंशिक परिवर्तन विधि या अर्धायु की विधि भी कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज मेथड और हाफ लाइफ मेथड। n कोटि की अभिक्रिया के निश्चित अंश को पूर्ण होने में लगा समय अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं T1 प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1 अपॉन a की पावर n-1। अब अगर हम दो भिन्न भिन्न एक्सपेरिमेंट के लिए लें, दो भिन्न भिन्न एक्सपेरिमेंट के लिए T1 प्रोपोर्शनल टू होगा 1 अपॉन a1 की पावर n-1 और T2 प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन a2 की पावर n-1 के। T1 में T2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, T1 अपॉन T2 इक्वल टू a2 की पावर n-1 अपॉन a1 की पावर n-1, या हम ये कह सकते हैं a2 अपॉन a1 की पावर n-1। इसका हम लॉग लेते हैं तो लॉग T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या होगा, n-1 लॉग a2 अपॉन a1, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लॉग T1 माइनस लॉग T2 इक्वल टू n-1 लॉग a2 माइनस लॉग a1, या हम ये कह सकते हैं n-1 इक्वल टू लॉग T2 माइनस लॉग T1 माइनस लॉग T2 अपॉन लॉग a2 माइनस लॉग a1, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1 माइनस लॉग T2 अपॉन लॉग a2 माइनस लॉग a1। अब हम भिन्न भिन्न सांद्रता a1 और a2 पर भिन्न भिन्न समय पर अब हम भिन्न भिन्न सांद्रता वाले दो यदि हम अभिकारक की भिन्न भिन्न सांद्रता a1 और a2 लें और एक निश्चित अभिक्रिया पूर्ण होने पर हम समय T1 और T2 नोट कर लें, तो a1 a2 और T1 और T2 का मान इस इक्वेशन में रखकर हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर लेते हैं। यदि भिन्न भिन्न सांद्रता a1 और a2 लेकर उनकी अर्धायु हम T1 हाफ व T2 हाफ ज्ञात कर इनके मान इस समीकरण में रखते हैं, यानी अगर हम T1 और T2 की जगह T1 हाफ और T2 हाफ यानी इनकी अर्धायु रखें तो जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो n हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यह विधि जो होगी हमारी क्या होगी, अर्धायु विधि कहलाएगी। यदि हम टाइम t के स्थान पर इस इक्वेशन में अर्धायु रखें तो यह विधि अर्धायु विधि कहलाती है। नेक्स्ट ले हम आरंभिक वेग या वांट ऑफ भेददर्शी विधि, इनिशियल रेट और वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। यदि अभिक्रिया के सभी क्रियाकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं समान हो, ठीक है, तो n कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट इक्वल टू हमारा क्या होगा, रेट इक्वल टू माइनस डी अपॉन dt इक्वल टू के एन इंटू सी की पावर n, यहाँ c क्रियाकारकों की सांद्रता है। या हम ये इसका अगर हम लॉग लें तो क्या होगा, लॉग माइनस डी अपॉन dt इक्वल टू लॉग के एन प्लस n लॉग c। एक क्रियाकारक की दो भिन्न भिन्न सांद्रताएं C1 और C2 हो, यानी हमें एक क्रियाकारक की दो अलग अलग सांद्रताएं लें, C1 और C2 लें, तो उसके लिए क्या हो गया, लॉग माइनस C1 अपॉन डी लॉग माइनस डी C1 अपॉन dt इक्वल टू n लॉग C1 प्लस लॉग Kn। इसी तरह से दूसरी सांद्रता पर लॉग माइनस DCT अपॉन dt इक्वल टू n लॉग C2 प्लस लॉग Kn। अब समीकरण एक को हम समीकरण दो में से घटाते हैं तो क्या होगा, लॉग
माइनस dc2/dt माइनस लॉग माइनस dc1/dt इक्वल टू n log c2 माइनस n log c1। यहाँ log kn से log kn कैंसिल हो जाएगा। अब log या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, log माइनस dc1/dt माइनस log dct/dt इक्वल टू n log c1 माइनस log c2। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू log माइनस dc1/dt माइनस log माइनस dc2/dt अपॉन log c1 माइनस log c2। तो यहाँ हम क्रियाकारक की दो सांद्रताओं पर अलग अलग अभिक्रिया दर ज्ञात करके, अभिक्रिया दर dc1/dt और dc2/dt यानी अलग अलग सांद्रताओं पर अभिक्रिया की दर ज्ञात करके और उनका मान उपरोक्त समीकरण में रखकर हम अभिक्रिया की कोटि n ज्ञात कर लेते हैं। तो यह हमारी आरंभिक वेग या वन टॉप वेगदर्शी विधि कहलाती है। नेक्स्ट ले हम ओस्टवर्ल्ड विलगन या पार्थक्य विधि या ओस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। इस विधि में हम किसी एक अभिकारक की सांद्रता को छोड़कर बाकी अभिकारकों की सांद्रता को आधिक्य में लेकर उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कोई इक्वेशन हमारी लें, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू प्रोडक्ट बना रहा है। अब हम क्या करते हैं, तो इसके लिए जो रेट है हमारी वो क्या होगी, dx/dt इक्वल टू के ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम इस अभिक्रिया की हमें कोटि ओस्टवर्ल्ड विलगन विधि से ज्ञात करनी है। तो हम पहले किसी एक अभिकारक, जैसे मान लो हम अभिकारक ए की सांद्रता के सापेक्ष बी और सी की सांद्रता को हम आधिक्य में लेते हैं। तो बी और सी की सांद्रता में आधिक्य में होने के कारण इनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा। तो अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो केवल किसके कारण होगी, ए के कारण ही होगी। तो अभिक्रिया की कोटि मान लो जब हम बी और सी को आधिक्य में लें तो जो अभिक्रिया की कोटि होगी वो क्या होगी, x यानी dx/dt इक्वल टू के ए की पावर x। तो अभिक्रिया की कोटि x होगी। इसी तरह से जब हम क्या करते हैं, b के कंपैरेटिवली यानी b की तुलना में a और c को आधिक्य में ले लेते हैं। यानी हमने a और c को आधिक्य में ले लिया, तो a और c को आधिक्य में लेने पर इसकी सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होगा। अतः अभिक्रिया की कोटि किसके कारण होगी, केवल b के कारण। तो dx/dt इक्वल टू क्या होगा, के v की पावर y, यानी अभिक्रिया की कोटि y होगी। अब हम तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, a और b इसको आधिक्य में ले लेते हैं। c की तुलना में a और b को आधिक्य में लेने के कारण a और b की सांद्रता में परिवर्तन नगण्य होगा। अतः अभिक्रिया की कोटि केवल c के कारण होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, dx/dt इक्वल टू के सी की पावर z। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, z। तो इस तरह से एक एक करके यानी एक एक अभिकारक की तुलना में हम बाकी अभिकारकों को आधिक्य में लेकर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर लेते हैं और इन सभी का योग करके संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ हम x इसका या इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि x हुई, इस अभिक्रिया के लिए y और इस अभिक्रिया के लिए z हुई। तो x, y और z तीनों का योग करके यानी अभिक्रिया की कोटि संपूर्ण अभिक्रिया कोटि ज्ञात कर लेते हैं। तो यह हमारे ओस्टवर्ल्ड विलगन या पार्थक्य विधि कहलाती है। तो इस तरह से हम अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी विधि हमने देखी, एक तो हमने देखी समाकलन विधि, दूसरी विधि हमने देखी आलेखी विधि, तीसरी विधि हमने आंशिक परिवर्तन विधि अर्धायु की विधि, चौथी विधि हमने आरंभिक वेग या वन टॉप वेगदर्शी विधि और पांचवी ओस्टवर्ल्ड विलगन विधि। थैंक यू।